अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बहन जी नाराज हैं भैया जी से। इसलिए नाराज हैं क्योंकि भैया जी लगातार सबसे ये कहते आ रहे हैं, हर बयान में ये बात कह रहे हैं कि बहन जी राष्ट्रपति बनने वाली हैं और बीजेपी मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने जा रही है। ये बात अखिलेश यादव बड़े गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ अपने हर स्टेटमेंट पे दोहराते हैं। क्या वाकई में मायावती राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? इसमें कोई सच्चाई है? हाँ या ना? और अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा? वैसे क्या ऐसा हो सकता है? वैसे जो लोग बीजेपी को जानते हैं उन्हें ये बात बेहतर पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जोखिम कभी मोल नहीं लेती कि वो मायावती को राष्ट्रपति बनाने का बहुत घनघोर जोखिम मोल ले, वो भी ऐसे वक्त में। लिहाजा अखिलेश यादव की इस हमले के पीछे के कारण क्या हैं? और मायावती आज जब गुस्से से उबलते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अखिलेश यादव पर बहुत नाराज़ हुई, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई। बल्कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का 3/4 हिस्सा अखिलेश यादव को भला बुरा करने में ही उन्होंने बिताया। लेकिन अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी क्या है? मायावती के दरअसल बचे हुए 12% वोट, इस पर सबकी निगाह है। और बहनों भाइयों, मकसद असली यही है, आज की परिचर्चा का विषय भी यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति है लगातार रंग बदल रही है। इन दिनों विपक्ष के दो बड़े नेता, इनके बीच एक अलग किस्म का युद्ध चल रहा है। मायावती आज बहुत गुस्से में आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव के लिए काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये स्टेटमेंट देते आ रहे हैं कि मायावती जी तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। हालांकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों ये चर्चा बहुत गर्म है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में, मीडिया सर्किल में और सोशल सर्किल में ये चर्चा तेज है कि बहन जी को बीजेपी राष्ट्रपति बना सकती है ताकि वो आराम से बाकी बचे हुए शेड्यूल्ड कास्ट समाज के वोट अपने पाले में खींच सके। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं मानूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, किसी व्यक्ति के बारे में या पार्टी के बारे में जानना हो तो हमेशा उसका अतीत देखना चाहिए। बीजेपी का अतीत ऐसा है कि वो मायावती जैसों लीडर को राष्ट्रपति बनाने का जोखिम शायद मोल ना लें, क्योंकि मायावती को काम करने और सत्ता चलाने का बहुत पर्याप्त अनुभव है। और वो चुप रहने वाली बीजेपी कैडर की नेता के तौर पे नहीं है, बल्कि ऐसी नेता के तौर पे रही हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। तो क्या बीजेपी ऐसा जोखिम लेना चाहेगी? वैसे मुश्किल लगता है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो वो भी हुआ था कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया था। तो राजनीति में हालांकि असंभव कुछ नहीं है और संभव बहुत कुछ है। लेकिन जो एनालिसिस है और जो भारतीय जनता पार्टी को समझने का दायरा है वो यही बताता है कि ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव इस तरह के हमले कर क्यों रहे हैं? मकसद क्या है उनका? वो क्यों ये सबको बात बार बार बताते हैं मीडिया में या पब्लिक प्रोग्राम्स में या जहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि बहन जी तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? क्यों? मकसद क्या है उनका? दरअसल बीता जो चुनाव है उसमें जो 32% वोट समाजवादी पार्टी को और करीब 3% उनके अलाइज को जो वोट मिले हैं उसमें, और बीजेपी की भी एक 80 पेज की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को गई है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि पिछड़े समाज से और दलित समाज का काफ़ी वोट पाने में गठबंधन कामयाब रहा है। अब अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती के पास 12% का वोट बचा हुआ है। ये वोट कहाँ जाएगा? अगले चुनाव तक का क्या मायावती इस 12% वोट को संभाल पाएंगी? लिहाजा अब इस वोट बैंक पर सबकी नज़र है। सबकी मतलब दो पार्टियों की, एक बीजेपी और दूसरा समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव इन दिनों जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं, जो भी योजनाएं चला रहे हैं, वो फोकस मायावती की तरफ उनका ज़्यादा है। और मायावती भी बीजेपी को भुलाकर सारा हमला ही समाजवादी पार्टी पे कर रही है। आज मैं उनका प्रेस नोट लेके बैठा हूँ। प्रेस नोट में 10 पॉइंट है जिसमें 8 समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं। प्रेस नोट में 10 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें 8 समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिए। तो मकसद क्या है मायावती का और बीजेपी से इस करीबियत का कारण क्या है? आज पार्टी के सेकंड इन कमांड सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले और उनके साथ पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी गए। मसला स्मारकों का ठीक से रखरखाव का है।
वैसे इस तरह की बातें तो सार्वजनिक तौर पे कही ही जाती हैं कि किस लिए मिले, लेकिन अंदर बातें किस प्रकार की होती हैं ये बहन भाइयों कम ही लोग जान पाते हैं कि दरअसल ऐसी मुलाकातों का बड़ा राजनीतिक उद्देश्य क्या होता है। ये बहुत बाद में पता चलता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो स्मारकों के रखरखाव के लिए एक मायावती जी का पत्र लेकर गए थे। तो क्या बीजेपी और बीएसपी के बीच कुछ पकड़ा है, कुछ बहुत खास पकड़ा है? और क्या ये 2024 के चुनाव में कुछ मूर्त रूप लेगा, कोई आकार लेगा इन दोनों की करीबियत? क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो इसे फायदा किसे है और नुकसान किसको है? ये बहुत समझने का दृष्टिकोण है, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स अब चूंकि घनघोर बाइपोलर है, आइदर यू बी विद बीजेपी और समाजवादी पार्टी। मतलब यूपी के पॉलिटिक्स में सिर्फ दो ही ध्रुव बचे हैं। तीसरा जो ध्रुव है वो बार बार अलाइन हो रहा है बीजेपी की तरफ, वो है मायावती। तो क्या मायावती का ये नया अलाइनमेंट बीजेपी को फायदा देगा या बीएसपी को फायदा देगा? और क्या इस तरह के अटैक करके और ऐसी रणनीति का इस्तेमाल करके अखिलेश यादव ये 12% बचा हुआ वोट अपने पाले में खींच पाएंगे? और अगर खींच पाते हैं तो 24 में फिर वो बड़ा करिश्मा कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर ज़्यादातर लाभ भारतीय जनता पार्टी ले जाने में कामयाब होगी। यह है मेरी समझ जो कहती है। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी विषय सामने आए, इसलिए मैंने आज परिचर्चा आयोजित की कि इस मसले पर वार्ता की जाए और बात की जानी चाहिए कि ये अपोजिशन के दो बड़े लीडरों के बीच ये राष्ट्रपति पद का टकराव का कारण क्या है। राष्ट्रपति का पद कोई सामान्य पद होता नहीं है, और बीजेपी मायावती को क्यों तो दे देगी, और देने के बाद का जो जोखिम है उसे कौन उठाएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमित पुरी हैं, मैं गेस्ट से परिचय कराऊं उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। भतीजा सवाल कर रहा है, बुआ जवाब दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती के साथ खड़े हैं। तो आज मेरे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, नीरज जैन जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुनील सिंह साजन बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं, और थोड़ी देर में डॉक्टर सतीश प्रकाश जी मुझे ज्वाइन करेंगे, और आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, नोएडा से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूँ। क्या सच में मायावती जी को राष्ट्रपति आप लोग बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अभी न किसी के राष्ट्रपति पद के बारे में संदर्भ पे विचार कर रही है, और न उस संदर्भ में कोई हमारे यहाँ चिंतन मनन है। मैं कह सकता हूं कि एनडीए पूरे तौर पर विचार जब करेगी तो समग्रता में विचार करेगी। ये जो शोशेबाजी अभी चली, मैं इसे शोशेबाजी ही कह रहा हूं, ये श्री अखिलेश यादव जी जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैं कहता था कि वो परसेप्शनल वॉर लड़ रहे हैं, वन अपमैनशिप की लड़ाई की, अपोजिशन के स्पेस को भरने की, और वही सारी चीज़ें जो चुनाव के समय थी वही चुनाव के परिणाम के बाद भी हैं। एनडीए बहुत गंभीरता के साथ विचार करेगा, और आपने देखा है कि चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही हो और चाहे श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार रही हो, हम राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, इतनी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। इसे छिछली दलगत राजनीति की परिधि में नहीं लाते, और ऐसे व्यक्तित्व ला करके दिए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब रहो, चाहे अब के मौजूदा राष्ट्रपति महोदय रहे हो, उनके व्यक्तित्व की गंभीरता देश के राष्ट्रपति के पद के अनुरूप रही। जी, मायावती जी के व्यक्तित्व के बारे में आपकी धारणा क्या है? मुझे लगता है कि अभी वह राजनीतिक वातावरण के अंदर दलगत पार्टी की एक अध्यक्षा हैं और उसी के अनुरूप काम कर रही है। राष्ट्रपति के पद की जो, या संवैधानिक पदों पर बैठने की जो एक एपॉलिटिकल स्टेचर है, वो अभी उस फ्रेमवर्क में नहीं है, वो पूर्णतः अभी सक्रिय राजनीति के अंदर है।
एक दलित की बेटी अगर राष्ट्रपति बन जाएगी तो आपको कोई तकलीफ है? एक दलित का बेटा ही देश का राष्ट्रपति है। एक बेटी भी बन जाए? नहीं नहीं, ठीक है, वो जब समय आएगा, देश आएगा, काल आएगा, परिस्थितियां आएगी, तब विचार कर लेंगे। तो ये जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में कितना दम है? राष्ट्रपति के पद को इतनी ही छिछली दलगत राजनीति और जातिवाद की परिधि में नहीं तोला जा सकता। संवैधानिक संस्थाओं अभी तो की आप एक बड़े मर्यादा। गौरवशाली तरीके से बता रहे थे कि दलित के बेटे को आपने नहीं प्रेसिडेंट नहीं, बनाया है। आपने अब सवाल, आप कह रहे हैं जातिगत छिछली बात। आपने सवाल किया एक दलित की बेटी को क्या बीजेपी राष्ट्रपति नहीं बना सकती, तो मैंने कहा एक दलित का बेटा ही देश का राष्ट्रपति है। मैंने उसका उत्तर दिया रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपने कहा कि एनडीए कंसीडर कर रहा है या करेगा। एनडीए जब कंसीडर करेगा तो पूरी गंभीरता के साथ करेगा। अभी एनडीए के कंसीडरेशन उतावले क्यों रहे? मुझे सवाल खत्म तो कर लेने दें। जी, क्या मायावती जी पर भी कंसीडरेशन होगा? जब कंसीडरेशन शुरू होगा तब हम उसको करेंगे। हम उसे प्रीक्लूड नहीं कर सकते। हम हाइपोथेटिकल स्पेस पे पॉलिटिकल विचार नहीं करते। रियल सिचुएशन आने दीजिए, रियल टाइम डाटा आएगा। अगर मायावती जी बनती हैं तो कोई ऐतराज वाली बात है? नहीं, मैंने किसी के अपराध होने और अपराध न होने की बात ही नहीं कही। ऐतराज नहीं, ऐतराज भी नहीं है। जब पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगा उस पूरे गंभीर सवाल के ऊपर, तब की परिस्थिति देखी जाएगी। एब्सोल्युटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो अखिलेश यादव जी की शोशेबाजी है राजनीति के अंदर। इससे अखिलेश यादव को क्या लाभ? बनेंगी तो मायावती, लाभ होगा आपको। इसमें अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? सियासत अगर इतनी सीधी ही होती तो सबने कर ली होती। मतलब हम लोग तो मीडिया में इतना तिकड़म समझते नहीं सियासत का। अरे आप थोड़ा समझाएं। अरे हुजूर, आप नहीं समझते। ये परसेप्शनल लड़ाई है एक पर्टिकुलर वोट बैंक के माइंडसेट के ऊपर हमला करने की। और अखिलेश जी तो कुल परसेप्शनल काम किए, ट्विटर छोड़ के दूसरा काम किए तो परसेप्शन किए, ग्राउंड पे तो काम करते नहीं। ग्राउंड पे तो मुलायम सिंह जी काम करते थे। राजनीतिक अनुभव है मायावती जी का, वो एक राष्ट्रपति पद की बेहतर उम्मीदवार हो सकती हैं। जब परिस्थिति आएंगी तब विचार किया जाएगा। तो ये चर्चा इतनी क्यों है फिर? ये श्री अखिलेश यादव जाने। अखिलेश यादव क्यों जाने? चर्चा तो आपके साथ है। नहीं, हमारे या तो खंडन कर दो कि नहीं, उनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अरे भाई, जब हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं तो खंडन किसका करें? खंडन न मुंडन, अभी कोई अवसर ही नहीं है। ओके, ये अखिलेश जी जाने जहां उनकी ये लेबोरेटरी में पका है, या सुनील भाई साजन जाने। ओके, आपसे कोई लेना देना नहीं? जी, आपसे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ भी इसमें विचार ही नहीं है। एनडीए समग्रता के साथ विचार और करेगा। आप अभी विचार राष्ट्रपति उसी को बनाएंगे जो आपके कैडर का होगा, या बाहर से भी हो सकता है? राष्ट्रपति वो बनेगा जो संवैधानिक पद की मर्यादाओं और उनके दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। तो ये काम तो बहन जी भी अच्छे से कर सकती हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं कर सकती, लेकिन अभी विचार ही नहीं शुरू हुआ। ओके, अगर शुरू होगा तो कर सकते हैं विचार। जब विचार शुरू होगा तब उस पर विचार करेंगे। आज हाइपोथेटिकल चीज का जवाब क्या दें? ऑलराइट, सतीश प्रकाश जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या बहन जी राष्ट्रपति बन सकती हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा बहुत पॉलिटिकल कॉरिडोर, पावर कॉरिडोर, मीडिया में बहुत अधिक है। तो मैंने अमित पुरी जी से अभी आपके आने के पूर्व तमाम प्रश्न किए, हर तरह से सवाल पूछे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर तरह के सवाल किए, पर ये खुले नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बात की संभावना है कि वो राष्ट्रपति बन सकती हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अगर बहुजन समाज पार्टी बार बार आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की चर्चाओं को कहीं ना कहीं हवा दी है, और आज विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो बहुजन समाज पार्टी तमाम मंचों से और तमाम बहन जी ने भी स्वयं और तमाम लीडर्स ने और तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो संगठन है उन लोगों ने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है। बहन जी राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय सहभागिता जो भी रहेगी वही वो कहीं ना कहीं अदा करेंगे। मेरा मानना ये है कि माननीय अखिलेश जी को थोड़ा सा एक वीर गंभीर पॉलिटिशियन की तरीके से व्यवहार करना। पर आप मुझे बताओ, ये भैया जी इस तरह बहन जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? नहीं, आप सुनिए ना। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका, बीजेपी सत्ता में है। आगामी नगर निगम के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, और निश्चित रूप से एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के सामने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भटकाव फिर वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का अगर मुस्लिम भी अगर आप देखेंगे 40% जो आबादी की विधानसभाएं हैं वहां मुस्लिम कैंडिडेट आ रहे, वहां तमाम सपा के भी कैंडिडेट आ रहे, तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों की करारी हार हुई है।
उसके पीछे कारण था, ये सच है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम भी ये बात मान चुका कि इस पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तमाम एक प्रश्न है मेरे पास आपके लिए। आज मैं अभी प्रेस नोट पढ़ रहा था जो बहन जी ने भेजा, जारी किया है। 3/4 हिस्से में समाजवादी पार्टी पर हमला है और 1/4 हिस्से पर और दुनिया समाज की बातें हैं। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन यानी बीएसपी की सबसे बड़ी दुश्मन अब बीजेपी है या फिर समाजवादी पार्टी? और अगर मैं प्रेस नोट देखूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये सवाल अखिलेश जी से जाकर के पूछना चाहिए कि आप मेनपुरी में जाकर के आप किस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है, आपने बहन जी से कहीं सहमति देखी? या आप सुनिए ना, अगर यही सवाल मैं अखिलेश जी से जाकर के पूछूं कि उनके पिताजी जो अमान्य मुलायम सिंह यादव जी रहे, वो बड़े हनुमान भक्त भी रहे हैं, आजकल हनुमान चालीसा पे भी चर्चा है और निश्चित रूप से हनुमान जी के प्रति उनकी भावनाएं भी रही हैं। और ये मुलायम सिंह जी है, जब पूरे के पूरे बीजेपी के लीडर्स ने, इवन बड़े बड़े अडवाणी जी ने उनको आशीर्वाद देने के लिए मना कर दिया, बाकायदा मुलायम सिंह जी आगे आए, तो हो सकता है कि अखिलेश जी के मन में ये चर्चा हो कि जिस तरीके से राजनीति से मुलायम सिंह जी को अलग थलग किया गया हो और पिछड़ों, वो चूंकि बड़े पिछड़ों के लीडर रहे हैं, हो सकता है कि उनके मन में ऐसा हो कि उनके पिता जो है वो खुद राष्ट्रपति चुनाव लड़े या उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि दलित के रूप में जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे और आज ऐसे समय में रहे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए मुद्दा ये नहीं है कि राष्ट्रपति के पद के ऊपर दलित बैठेगा, पिछड़ा बैठेगा, अगड़ा बैठेगा, कोई भी बैठेगा। मेरा मानना यह है कि एक संवैधानिक पद है और इस संवैधानिक पद के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो बहन जी की कोई दिलचस्पी नहीं है इस पद पर? सुनिए, नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बड़ा गंभीर विषय कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस देश में क्या हालात पैदा हुए। पुरी के मंदिर के अंदर जाकर के जिस तरह का व्यवहार हुआ, खुद राष्ट्रपति जी ने जिस तरह का वहां के मंदिर प्रशासन के खिलाफ लिख करके दिया, यह भी इस देश में हुआ। तो ये एक मैसेज गलत क्रिएट। तो भाई यही तो बदलाव लाने के लिए बहन जी को आगे आना चाहिए, यही तो बदलाव का वक्त है। नहीं, आप सुनिए ना, अब ये तो अखिलेश जी से जाकर के पूछो ना कि हो सकता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा हो कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता को, वो नेताजी को चाहते हैं कि राष्ट्रपति बन जाए। हो सकता बिल्कुल 100% हो सकता है। ऑल राइट, मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सतीश जी। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी। सुनील जी बहुत शुक्रिया। जब मायावती जी ने कह दिया कि उनकी राष्ट्रपति पद पर कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं बन रही हैं, बल्कि वो पीएम और सीएम बनना चाहती हैं, उसके बावजूद आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के अध्यक्ष बार बार इस बात को क्यों दोहराते हैं कि बीजेपी मायावती जी को राष्ट्रपति बनाना चाहती है? देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी आदरणीय मायावती जी का बहुत सम्मान करती है और 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तब भी एक बात कही थी कि हम कोई भी बड़ा फैसला या बड़ा समझौता करने को तैयार हैं। इस बड़े मन से हमने गठबंधन किया है। तब भी कहा था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली बहन जी देखें, उनका अनुभव ज़्यादा है, बड़ी हैं। तो मुझे लगता है जो एक बात अभी आ रही कि बसपा की सुप्रीमो क्यों नहीं बन सकती राष्ट्रपति, एक, और जो हालात चल रहे हैं जहां पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा हो, दलितों पर आरक्षण छीन के अन्याय हो रहा हो, मुसलमानों के खिलाफ सरकार काम कर रही हो, तो वहां एक सशक्त राष्ट्रपति अगर देश को मिल जाएगा जो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकती है। तो आपकी दिलचस्पी क्या है कि मायावती जी बन जाए? आप कौन होते हैं भाई? खामखा पार्टी बीएसपी है, देना बीजेपी को है, पाना मायावती को है, आप कौन है बीच में? देखिए ब्रजेश जी, कभी कभी क्या होता है कि कोई फैसला देश हित में हो, वो अपने को फायदा हो या नुकसान वो नहीं देखा जाता है। संविधान बचाने का वक्त है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी मौन है या तो जी आपके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। नहीं, कैसे नेक नहीं है भाई? कैसे नेक है? आप क्यों जबरदस्ती किसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए तुले हैं?
तुले नहीं हैं। क्या होता है, कभी कभी राजनीति में ये देखा जाता है ब्रजेश जी कि कहां किसका किस तरीके का कनेक्शन है, किसने किसकी कैसी मदद की है। अगर आपने हमारी कोई मदद की होगी तो हम आपसे उम्मीद करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश का 2022 का परिणाम आया है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, लोहियावादी और अंबेडकरवादी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है, अपना मतदान किया, समर्थन दिया है। कुछ लोग जरूर भटके हैं, और वो भटक करके कहां गए हैं और उसके भटकाव के पीछे कौन है, मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूं, जब आप बात करेंगे आपकी राजनीतिक नीयत यह है कि मायावती के पास बचे हुए 12% वोट अपनी तरफ आकर्षित करें और उनको राष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर ठेल के निकल जाएं। आपका मकसद ये है? नहीं नहीं, हमारा मकसद ये साफ है कि जो 12% माननीय मायावती जी के साथ उनका वोट बैंक है, वो बाबा साहब पर भरोसा रखता है, सामाजिक न्याय पर भरोसा रखता है, संविधान पर भरोसा रखता है, महंगाई के खिलाफ है, रोजगार चाहता है और समाज में बराबरी चाहता है। तो वो कौन देगा? जो देगा उसकी तरफ जाएगा। भाजपा तो आरक्षण छीन रही है, भाजपा पर तो आप अन्याय मुझे कर रही बताइए, है। समाजवादी बुलडोजर पार्टी की दलितों पर इतनी और ओबीसी दिलचस्पी पर चला रहा है। बहन जी को राष्ट्रपति बनाने में क्यों है? आपके पास नेताजी हैं, आप उनको बना दीजिए, उनको कैंडिडेट बना दीजिए। नहीं, देखिए, हमारी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि दलित चेहरा बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में बहन जी से बेहतर, उनसे सशक्त या उनसे ज्यादा अनुभवी कोई दूसरा चेहरा होगा। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनाना चाहती? नेताजी के बारे में क्या राय है? नहीं, नेताजी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कैसे बन सकते हैं? ओके भाई, सर्वसम्मति भी तो हो सकती है। विचारधारा के लोग हैं। नहीं, सर्वसम्मति देश में हो जाए तो मुझे नहीं लगता हमको आपको किसी को आपत्ति होगी। ओके, मैं उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं। ये लार्जेस्ट अपोजिशन जो पूरे देश में है, कांग्रेस, आप लोग तो आपस में बांटे ले रहे हैं और इनको कोई पूछ नहीं रहा है। भाई पांडे जी, ये लोग तो राष्ट्रपति का पद आपस में ही बांटे ले रहे हैं और ऐसी गंभीर चर्चा कर रहे हैं कि डिबेट तक बुलानी पड़ रही है। ये चल क्या रहा है इन लोगों के बीच? ये नूरा कुश्ती ब्रजेश जी खेल एक नहीं, बांट रहा है, एक कह रहा है नहीं चाहिए, एक कह रहा नहीं ले लो और आपको कोई पूछ नहीं रहा। कमाल है ये नूरा कुश्ती खेल ही नहीं, मेल भी हो सकता है ब्रजेश जी। किसमें किसमें? अभी सुनील साजन जी कह रहे थे मैं कैसे सरकार बना सकता हूं। अरे 89 में मुलायम सिंह यादव जी का करियर ही भाजपा के समर्थन से शुरू हुआ था, भूल गए? 2003 में मुलायम सिंह जी कैसे मुख्यमंत्री बने थे, भूल गए? लोकसभा में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, आशीर्वाद किसने दिया था? सैफई में मोदी जी को किसने बुला के गलवैयाँ की थी? योगी जी किससे मिलने जाते हैं? मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार 2017 में योगी जी के शपथ के समय मंच पर गए थे, आशीर्वाद दे के आए थे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ कैसे जा सकता हूं? तो आपके लिए भी सबसे बड़ी दुश्मन सपा है। अब आप सुनते चलिए और बहन जी की बात कर लीजिए। 15 विधायक थे और अंबेडकर जी को, गौतम जी को भेज दिया, राज्यसभा रिटर्न गिफ्ट ले लिया। CA, NRC, नीट, किसान कानून बिल, तीनों पर लोकसभा में कभी सीधे और कभी पीछे से समर्थन किया भाजपा को। और अब ये नूरा कुश्ती मत करिए आप लोग। जनता के सामने सपा भी और बसपा भी एक्सपोज हो चुके हैं कि जनता के मुद्दों से बचकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड वार से डरकर अपने आप को बचाने की राजनीति तक उम्मीदवार का क्या चक्कर है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। ये क्यों इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि बहन जी बन सकती हैं? वो बहुत तेजी से कह रहे हैं। देखिए, अभी 2 मुद्दे ब्रजेश जी चल रहे थे उत्तर प्रदेश में और देश में भी। डीजल, पेट्रोल, गैस, CNG, PNG की महंगाई और दूसरा आजम खान जी के साथ अखिलेश यादव जी की बेवफाई। दोनों मुद्दों से ध्यान भटक जाए तो ये खेल आ गया। अब हम लोग इस पर डिबेट करें, नहीं तो हम लोग डीजल, पेट्रोल, महंगाई पर डिबेट करते। तो ये जो दोनों मित्र हैं 89
2003 वाले मुलायम सिंह जी और 2-3 बार मायावती जी भी भाजपा एक के सवाल मैं समर्थन सीधे से। सीधे आपसे पूछ लेता हूं। जी पूछ लीजिए। अगर मायावती जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आती हैं, आपको कोई एतराज है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता होने के कारण मैं नहीं दे सकता। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको समर्थन देगा, किसको नहीं देगा। वो नैतिक आधार पर हाँ या ना में तो जवाब दे ही सकते हैं। देखिए, पहले मायावती जी बाहर आए, खुल के बताएं कि वो बीजेपी के साथ उनका कितना लंबा वास्ता और होने वाला है और किस लेवल तक होने वाला है। ये चीजें वो खुलकर स्वीकार तो कर लें, फिर हम समझेंगे। क्या आप मायावती को बीजेपी के पाले में मानते हैं? 100%। तो फिर सपा आप को कैसे भी, सपोर्ट करेंगे उन्हें? सपा को भी और बसपा को भी हम लोग बीजेपी के साथ ही मानते हैं। मतलब आपके अलावा सब बीजेपी वाले हैं, ये कह दें। अच्छा, एक 5 लाइन में। साल ब्रजेश जी आप बताइए, इतनी सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, उम्भा से लेके शाहजहांपुर से लेके आजमगढ़ तक, अब वो पूरे पानी उत्तर। गुजर मैं चुका उस है, पे नहीं गोमती जाना से चाह बहुत रहा। पानी नहीं निकल नहीं, गया। लेकिन क्या सड़क चुनाव हो पर, गया, ऐसा परिणाम नहीं आ नहीं, गया। सुनिए तो, क्या सड़क पर मायावती जी और अखिलेश यादव जी दिखाई दिए लड़ते अब हुए? वो बात छोड़िए, उसमें जब कुछ आए है। नहीं तो समर्थन किसको मैं दे रहे नीरज थे? जैन जी को आमंत्रित करता हूं। समर्थन नीरज इसका जी, बहुत मतलब शुक्रिया भाजपा आपका। को दे रहे थे। धन्यवाद पांडे जी। नीरज जी, ये जो चर्चा चल रही है कि मायावती जी राष्ट्रपति बन सकती हैं या बीजेपी उन्हें प्रमोट कर सकती है या बीजेपी उन्हें लड़ा सकती है, इसमें कोई तार्किक सत्यता आपको दिखती है, कोई आधार दिख रहा है या फिर कोई राजनीतिक मकसद है इसके पीछे? देखिए ब्रजेश जी, बहुत साफ बात यह है कि लगभग मायावती जी अपना राजनीतिक जनाधार खो चुकी हैं इस चुनाव में। अब विगत चुनाव से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वोट का डाइवर्जन जो इस तरह से हुआ है, तो उसमें पीड़ित तो दलित ही सबसे ज़्यादा हुआ है और भाजपा के साथ इनका मिलन कोई अछूता नहीं है। गाज़ियाबाद के जो अभी चुनाव संपन्न हुआ उसमें माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के संबोधन को आप देखिए, और पिछले चुनाव जो हुए हैं उसमें एक संबोधन ये हुआ है कि जहां अगर आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी कोई डायरेक्ट टक्कर में नहीं है, आप भाजपा को वहां वोट दें। मायावती जी अगर राष्ट्रपति के लिए अगर इन्होंने विषय छेड़ा है, निश्चित तौर पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मायावती जी एक बौद्धिक स्तर की बड़ी नेता है और इसमें काफ़ी दम लगता है कि ये बीजेपी के साथ मिल करके इनको बनाए। पर क्या बीजेपी जोखिम लेगी मायावती जैसी नेता को राष्ट्रपति सर, बनाने? बीजेपी कोई भी जोखिम ले सकती है, ये तो आपके सामने हमारे सामने है। जो बेरोजगारी के मुद्दे को दफन कर सकती है, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को दफन कर सकती है, महंगाई के मुद्दे को दफन कर सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। पर मायावती उन लीडर में नहीं है कि सत्ता पाने के बाद या पद पाने के बाद आपकी सुनिए, डूबते को तिनके का सहारा। और मायावती जी हाईली एम्बिशियस महिला हैं, उनके पास राजनीतिक अनुभव है, सारी चीज़ें उनके पास है। और ये बात मैं अपने साथियों से कहीं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि उनके सबसे उनके रिश्ते रहे हैं। सपा के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है, उन्होंने भाजपा के साथ समय समय पर मिलकर चुनाव लड़ा है। भाजपा के और लोगों की भाजपा और बसपा में बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब नूरा कुश्ती जो 12% वोट को लाने की अखिलेश जी की है, वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है मायावती। पर मायावती जी ने तो साफ कहा कि मैं पीएम और सीएम बनने का सपना देखती हूँ। सर, इन राजनेताओं का कहना और ना कहना कुछ भी जमीन स्तर पर सही नहीं है। ये तो आए दिन कुछ ना कुछ कहा ही करते हैं, लाइमलाइट में रहना है तो कुछ ना कुछ तो कहना। पर अखिलेश यादव ये बात बार बार क्यों मीडिया में बोलते हैं कि बहन जी राष्ट्रपति बनेंगी, बहन जी राष्ट्रपति? वाई, उनका क्या फायदा है? पूरे प्रदेश को सर 12% वोट जो बिल्कुल अभी झुंझुने की तरह, पेंडुलम की तरह इधर उधर है, अभी स्थिर नहीं हो पाया है। और अभी आपके पंचायती चुनाव होने हैं, ये अपने हमारे पार्षद के चुनाव है, नगर निगम वाले चुनाव होने, उससे लेकर के और 2024 के चुनाव को देख करके ये पूरी रणनीति इन्होंने निकाली है और एक स्ट्रेटजी का इनका हिस्सा हो सकता है। भाई, अगर इतनी दिलचस्पी है अखिलेश जी को बहन जी को राष्ट्रपति बनाने में, तो अपने समर्थन का ऐलान कर दें। हाँ, इनको कर देना कर चाहिए। दें। जिस प्रकार से अभी अगर बहन जी उम्मीदवार बनती है तो सपा के सारे वोट उनको जाएंगे। हाँ, कर दें, कर देना चाहिए। मतलब एटलीस्ट चलिए, एक स्टेप आगे तो बढ़िए, देखिए राजनीति में बयानबाजी से आगे चलिए।
नहीं, बयानबाजी तक तो रह गए, सारे लोग बयानबाजी पे रह गए, सारे राजनीतिक दल जी, बयानबाजी बहुत से शुक्रिया ऊपर जैन नहीं साहब उठ आपका। पाए। मैं आलोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। ये चर्चा आप तक भी पहुंची होगी कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आपको इस चर्चा में कितना दम दिखता है? दूसरा, ये बात अखिलेश यादव सबको क्यों बता रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं या बन सकती हैं, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? और दूसरा, बीजेपी इस पूरे मामले पर कुछ बोल रही क्यों नहीं रही है खुलकर? दूसरी बात। और तीसरा, मायावती ने तो आज पलटकर बहुत भीषण अटैक कर दिया। ब्रजेश जी, आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मायावती के बयान के बाद चर्चा कर रहे हैं और ये सारा मामला तब तुल पकड़ा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है हाल में, जब विधानसभा ठीक से जम के बैठी भी नहीं है और उसके परिणाम के ये रिफ्लेक्शंस हैं। और रिफ्लेक्शंस इसलिए हैं कि 32% वोट समाजवादी पार्टी इंटैक्ट तरीके से अपने पास रख ली और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बाइपोलर हो गई है। और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले स्थानीय इकाइयों के चुनाव है। और अगर ये बाइपोलर रहता है तो बड़ी मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब आज के बयान से, जिसमें कि एक न्यूज चैनल को, न्यूज एजेंसी को बुला करके और धारा प्रवाह एक बयान पढ़ा गया और उससे बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ा गया, जिससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा था कि अब तक मायावती जो सोई हुई थी, ठहरी हुई थी, उनको खड़े करने की कोशिश हो रही है ताकि जो 32% इंटैक्ट वोट बैंक है जो अखिलेश यादव के पास गया है, उसको बाइपोलर किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए। हाल में जो कुछ भी आजम खान के साथ मुलाकातें हुई हैं, शिवपाल यादव सक्रिय हुए हैं, तो पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति की फिजा इस दिशा में बढ़ गई है कि विपक्ष बाइपोलर न रहे, विपक्ष एकजुट न रहे। और लगता है कि लोकसभा के परिणाम में यह समझ में आया कि अगर बाइपोलर नहीं होता, अगर ये चुनाव और विपक्ष कई हिस्सों में बटा होता, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा फायदा होता। क्या अखिलेश यादव की ये चाल तो नहीं है कि राष्ट्रपति पद वाला मुद्दा उठा के मायावती को यूपी की राजनीति से आउट कर दो? आप देखिए, अखिलेश अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से मायावती उठ के खड़ी हुई है, तो ये मुझे लग रहा है कि वो अखिलेश के खेमे से वोटों को घीट के लाना चाह रही है। वो बता रही है कि 32% के जो वोट हैं, जिसमें मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी है, जिन पे मायावती के दावेदारी कमजोर हुई थी इस लोकसभा चुनाव में, उस पर वो दावेदारी ठोक रही हैं और कह रही है कि मैं मैदान में हूं, मैदान छोड़ नहीं रही हूं। और ये बेसिकली जो विपक्ष के नेता हैं, जो अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं, उसको घेरने की तैयारी है और बाइपोलर तरीके से घेरने की तैयारी कोशिश करते हैं कि मायावती के जो 10% वोट शेयर कम हुआ, तो ये 10% कहाँ गया? क्या वो गठबंधन यानी समाजवादी अलायंस के साथ गया या एनडीए अलायंस यानी बीजेपी के साथ गया? आपको क्या लगता है किसके साथ गया है ज्यादा लाइन शेयर? ये बिल्कुल आपके, हाँ, अलायंस शेयर की बात जहां तक है तो मुस्लिम वोटर्स, अगर जाति के नाम से अगर आप बोलें, ठीक नहीं लगता है, वो मोटे तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ गया है। और यही वजह है कि विधानसभा में बहुत सालों के बाद मुस्लिम विधायकों की संख्या बड़ी संख्या में आई है और वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये जो 10% आप देख रहे हैं जो वोट शेयर मायावती घिसका है, उसमें एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। दूसरी रही बात जिसकी बार बार बात हो रही है कि 12% ही क्यों रह गया, तो इसमें जहां जहां मायावती ठीक से नहीं फाइट की हैं, वहां से उनके वोटर्स घिसक करके दोनों जगहों पे बटे हैं, लेकिन वो भी बाइपोलर तरीके से बटे हैं। अगर बाइपोलर नहीं बटा होता, कई प्लेयर्स होते, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा फायदा होता, जो फायदा होता हुआ नहीं दिखा है। तो चुनावी रणनीति में ये चीजें हुई हैं कि जो 10% वोट है मायावती का घिसक। नेक्स्ट लेवल पे ले चलता हूं। मायावती के 3/4 हिस्से पे 3/4 जो बयान है, मैंने पहले डिबेट के प्रारंभ में भी कोट किया और बीच में भी कोट किया। इन दिनों मैं महसूस कर रहा हूं कि वो बीजेपी को कुछ बहुत कम, और उनका 3/4 हिस्सा समय वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट में जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? जो कह रहा हूं देखिए, बिल्कुल सीधा कारण है कि मायावती अब उस स्टेज पे खड़ा होना चाहती है जहां पर एक तरीके से ठोस तरीके समाजवादी पार्टी है, और वो चाहती है कि हमें समाजवादी पार्टी का वो हिस्सा वापस मिल जाए जो उनके पास चला गया है। और इसके लिए मैदान में वो खड़े हो रही हैं और बहुत अरसे के बाद खड़ी हो रही हैं और इतना लंबा बयान दे रही हैं और सीधे टारगेट पे वही है। कुमार जी, बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर इस मसले को लेकर एक प्रश्न डाला ताकि पब्लिक ओपिनियन भी आ सके कि 2024 के पहले अखिलेश और मायावती के बीच ये जो जुबानी जंग शुरू हुई है, इसके क्या मायने? ये मैं राष्ट्रपति
पद के जो उम्मीदवारी का जो ये मसला है उसको लेकर प्रश्न लिखा है। तो ओमकार पांडे लिखते हैं कि ये बयानबाजी 2024 के चुनाव को लेकर हो सकती है, क्योंकि 2022 में तो जनता ने दोनों दलों को नकार दिया। तो मनोज कुमार लिखते हैं कि इस तरह की जुबानी जंग सिर्फ चर्चा में रहने के लिए हो सकती है, चुनाव पर ऐसे बयानों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं अमित पुरी जी का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पुरी जी, डिबेट के प्रारंभिक चरण में मैंने सभी से उनके पक्ष को समझने की कोशिश की। ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मायावती जी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर या बीजेपी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर बीएसपी के लिए है। देखिए, हमारा इस देश की राजनीति के बारे में एक दृढ़ संकल्प है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचारों की होती है, दुश्मनी नहीं होती। हम गेस्ट हाउस कांड के भी कभी समर्थक नहीं रहते, और आपने देखा था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था राजनीतिक मतभिन्नता इस तरह के व्यक्तिगत हमलों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था और आज की इस डिबेट के संदर्भ को भी सुन रहा था। बहुत सालों के बाद देश के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिस तरह का वातावरण बना है, मैं नहीं मानता कि वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप है। कांग्रेस भी बड़ा ज्ञान बांट रही थी, हम भी ज्ञान ले रहे थे। हमें सन 70 का वो दशक याद आ गया जब देश की मौजूदा प्रधानमंत्री ने विधिवत निर्णय लिया पार्लियामेंट एनेक्सी में बैठ करके कि श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कांग्रेस ने एक अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में एक नया उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो ये जो राजनीति के अंदर उस समय राष्ट्रपति के पद को लेकर के जिस तरह के हल्कापन दिखाई दिया था, आज उसका दलगत राजनीति के लिए आप तमाम सारी चीज़ें करिए, उसके लिए बहुत अवसर है। लेकिन राष्ट्रपति पद के प्रत्याशिता को लेकर के मैं मानता हूं कि राजभवनों और राष्ट्रपति भवन की एक संवैधानिक पीठ की मर्यादा जो है वो मर्यादा कायम रहनी चाहिए। तो ये मर्यादा कायम रह सकती है बशर्ते आप ये कह दें कि आप उनके नाम पर बिल्कुल विचार नहीं करें, आप खंडन कर दें, डिबेट खत्म हो जाएगी। क्यों कर देंगे? क्यों समर्थन और खंडन? जब विचार के लिए समय आएगा तब बात करेंगे। तो इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि ये चर्चा आगे बढ़े? ट्रिगर पॉइंट पे लेकर के पॉलिटिकल एंड्स को सर्व करने के लिए, अपने पॉलिटिकल एंड्स को सर्व करने के लिए चर्चा शुरू करे। किसका पॉलिटिकल एंड सर्व हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर श्री अखिलेश यादव जी स्वाभाविक है, अपना घर संभल नहीं रहा। वह रामपुर से लेकर सीतापुर तक बवाल कटा है, शिकोहाबाद से फिरोजाबाद से लेकर जसवंत नगर तक दंगल हो रहा है। वो अपना घर संभल नहीं रहा। तो अब मायावती जी को आप राष्ट्रपति बनाए, अरे बनाना है। आप समाजवादी पार्टी की विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बैठक बुलाइए। अब तो जनेश्वर मिश्रा पार्क भी करने की जरूरत नहीं है मुलायम सिंह जी को हटाने का। आप सीधे सीधे अध्यक्ष हो, बुलाओ, अधिकृत ऐलान कर दो। किस बात का अधिकृत ऐलान? क्या समाजवादी पार्टी सुश्री मायावती जी को राष्ट्रपति पद के रूप में अपने प्रत्याशी के रूप में पेश कर रही है। अगर वो कर दें तो आप मान जाओगे? आने दीजिए, राजनीति में सिचुएशन आने दीजिए, देखा जाएगा। कंसीडर कर लोगे? आने दीजिए सिचुएशन। विरोध तो नहीं करोगे? अरे आने दीजिए सिचुएशन। लीजिए सुनील साजन, खुला प्रस्ताव है, पहले आप समर्थन का पत्र दीजिए, ये तैयार हैं, फिर बात होगी। एक चांस आगे बढ़िए आप लोग। देखिए हमारे नेता ने, देखिए ब्रजेश जी, हमारे नेता ने तो स्पष्ट किया ना। क्या भाई, अगर हमारे नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मायावती जी को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, तो बीजेपी इसको सुझाव मान ले या हमारा प्रस्ताव मान ले। क्यों मान ले? सीधे सीधे एक सेकंड रुक जाओ ना, मैं पूछता हूं, क्या दिक्कत है? तो एक काम करो ना, एक प्रस्ताव पास करके भेज दो। तो देखिए ब्रजेश जी, जब राजनीति में कोई बात होती है तो वो प्रस्ताव ही मान लिया जाए। नहीं, इफ यू आर सीरियस, आप सीरियसली चाहते हैं कि बहन जी देश की राष्ट्रपति बने, तो देन एक मीटिंग बुलाइए और प्रस्ताव पास करके भेजिए। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था, आम चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो मायावती जी का एक बयान आया कि सपा को हराने के लिए आप किसी की भी मदद कर दो। तो उत्तर प्रदेश में लड़ ही दो लोग रहे थे। अच्छा, उसकी कसक निकाल रहे हैं आप राष्ट्रपति के बहाने। लेट हिम एक्सप्लेन ना। तो कहीं ना कहीं तो घोषित रूप से आदरणीय बहन जी ने यह कहा कि सपा को हराने के लिए किसी की मदद कर दो, इसकी मतलब बीजेपी की मदद कर दो। तो अब हमारे नेता ने कहा कि भाई कुछ तो आप उसके बदले में देंगे कि नहीं देंगे।
तो अब भाजपा को बड़ा मन दिखाना चाहिए, अब मायावती जी को प्रत्याशी बना करके राष्ट्रपति बना देना चाहिए। यही बात तो सामने आई है। तो इसमें ओमपुरी जी को क्या दिक्कत है? जहां तक सवाल कांग्रेस के नेता का है, तो शिष्टाचार को राजनीति में क्यों लाते हो उमाशंकर जी? ठीक है, हम जानते हैं कांग्रेसी शिष्टाचारी भी नहीं है, मदद भी लेते रहे 10 साल और मुकदमा भी लिखाते रहे, तो लेकिन हम लोग शिष्टाचारी हैं। अगर योगी जी नेताजी से मिलने आते हैं या हम लोग शिष्टाचार में मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी को अगर निमंत्रण दिया जाता है, तो कम से कम राजनीति में शिष्टाचार को जिंदा रखिए। और सतीश प्रकाश जी, देखिए ये बात तो अब साफ हो गई सुनील साजन की बात से कि ये बीजेपी रिटर्न गिफ्ट दे, क्योंकि इनका आरोप है कि अगर बीजेपी जीती है उत्तर प्रदेश में तो उसका बड़ा कारण मायावती जी है। नहीं, देखिए ब्रजेश, अल्टीमेटली चर्चा इसी बात के ऊपर है कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाना है या नहीं बनाना। देखिए सुनिए, क्यों जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, अगर उन्होंने खुद सामने आकर के मना किया है तो ये चर्चा बैन होनी चाहिए ना। देखिए कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जिस परिवेश में हम जीते हैं, उस परिवेश में आमतौर पर हमको ये सिखाया जाता है कि जो सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसको डेंट किया जाए, उसकी छवि को डेंट किया जाए। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि अगर रिटर्न गिफ्ट देना है और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उनको तमाम मुस्लिमों ने वोट दिया है, तो आजम खान जी जेल में है और समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने उनका जिस तरीके से मदद की जो उम्मीद कर रहा था उत्तर प्रदेश का मुस्लिम, उस तरह से उनकी मदद नहीं की। क्या वो कैंडिडेट नहीं हो सकते? क्या शिवपाल चाचा कैंडिडेट नहीं हो सकते? क्या मुलायम सिंह जी कैंडिडेट नहीं हो सकते? देखिए बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी से समर्थन लिया था, लेकिन कहीं भी बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से बने। यही बीजेपी थी जिस कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के कहने पर बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा गया और उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी सच है। और मुलायम बहुजन समाज पार्टी के कितने लीडर जाकर के आज तो आरएसएस के लोगों से, मोहन भागवत जी से जाकर के मिलते हैं, ये भी बताइए। और ये भी बताइए उमाशंकर जी कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या बीजेपी के कहने से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई थी ना? हमने बनवाई थी ना। ओके, यस, राजस्थान में भी सरकार हमने बनवाई। थैंक यू सतीश जी। मैं चाहता हूं उमाशंकर पांडे इसका जवाब दें। यस उमाशंकर, गो अहेड। जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, आलोक जी अभी कह रहे थे कि 32% वोट सपा का बड़ा इंटैक्ट है। उसमें आजम खान जी आते हैं, अब्दुल्ला खान, शिवपाल यादव, सैदुल इस्लाम, ये सब आते हैं, इंटैक्ट हैं ये लोग। देखिए राजनीति में नेतृत्व देखा जाता है। और ये सवाल कौन पूछ रहा है? 2% वोट वाला क्या जो लोग चुनाव नहीं लड़े, आप देखिए मायावती जी की एक सीट है, उनसे तो हम बेहतर है। उनकी एक सीट है पर वोट 12.5%। और जब मायावती जी एक लोकसभा का 0 सीट मतलब ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, कोई किसी से भी सवाल पूछ सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस ने संविधान ऐसा ही बनाया जिसमें बाबा साहब को वहाँ पे रखा और बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया कि सबको समान अधिकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सपनों को नष्ट करना चाहती है, वो अधिकार को सीमित करना चाहती है कुछ लोगों तक, इसलिए कांग्रेस पार्टी लड़ी। आखिर आज के इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी ही तो एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना कभी सरकार बनाई ना कभी बना सकती है और लगातार लड़ रही है। बाकी तो हमारे दोनों मित्र उनके साथ मिलकर, पर लोग वोट आपको देते हैं और आपके विधायक चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, ये बहुत से राज्यों में ऐसा हुआ है जी, देखिए इनडायरेक्ट आप चले जाते हैं। नहीं, वो तो हम तो अमित पुरी जी को सुन रहे थे, हमको तमाम बातें कह रहे थे जी। 89 में काफी भला बुरा कहा उन्होंने। हाँ, मैं वही उनको मैं जरा बड़ी बताऊं। फिक्र हुई आपकी। देखिए राजनीतिक विद्रूपता किसको कहते हैं ब्रजेश जी, कि जब आप रूबिया अपहरण कांड करवाते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनवाकर, और जब आप कंधार तक आतंकवादियों को छोड़कर आते हैं बिरयानी खिलाते हुए, और जब बगैर आमंत्रण निमंत्रण आप नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं, और जब आप देश की साख को दांव पर लगाकर पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर निरीक्षण करवाते हैं, जब आप आतंकवादियों को संसद और अक्षरधाम तक पहुंचा देते हैं, तब आपकी राजनीतिक विद्रूपता समझ में नहीं आती है। जब अंग्रेजों के चरणों में आप गिर पड़ते हैं, जब अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं आप,
जब अंग्रेजों के यह प्रशस्ति राजनीतिक पत्र विद्रूपता प्राप्त की करते हैं पराकाष्ठा आप, थी कि तब डॉक्टर आपको अम्बेडकर Thank you. राजनीतिक Thank विद्रूपता you. नहीं दिखाई देती है। अपने गिरेबान में, अपने मतलब आपको झांकना नहीं, पड़ता है भाजपा हुजूर। अपने गिरेबान में बहुत झांक कर झांकना देखिए। पड़ता है। आज आप ये कह रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, वो इस देश अच्छा, को घूम कर गर्त मैं में इस ले जा मुद्दे रहा पर है। आता हूं। उन्हीं दलितों का Just a बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को आपने जलाया। उन्हीं बाबा साहब उन्हीं को बाबा कांग्रेस ने साहब के चुनाव सपनों हरवाया। को आज भी आप नष्ट कर उन्हीं रहे हैं। बाबा साहब तब भी को आपने कांग्रेस ने उनके चुनाव बनाए हुए हराया। संविधान को जलाने का काम किया था, बाबा साहब का अपमान किया और था। संविधान और सभा में आज भी कांग्रेस आप के रैनो करम से समानता बाबा के साहब नहीं अधिकार आए को थे। छीनकर आज का इस जो देश में बांग्लादेश कुछ है, खास- वहां से कुछ विधिवत खास चुन चीजें करके आए implement थे। करके जो आप कांग्रेस इस के देश बाहुल्यता के गरीबों राज्य का, थे, इस देश वहां के से कांग्रेस ने वंचितों का, समर्थन इस नहीं किया देश के बाबा साहब का। शोषितों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के पिछड़ों बेरोजगारों का, के साथ, इस देश दलितों के साथ, किसानों का, डॉक्टर you, अधिकार thank you. के साथ छीनने का जितना काम बड़ा you. अपमान कांग्रेस चाहते हैं। पार्टी Okay. ने किया, कांग्रेस All right. सबसे बड़ी रुकावट है। अधिकृत रूप से कांग्रेस ने आलोक कुमार जी, डॉक्टर thank you. अम्बेडकर को Thank you. संसद में जाने आप से शांत हो जाइए, रोका। शांत होइए। दलितों के आरक्षण की उनके रक्षा पक्ष करने तीर्थ की उमाशंकर, बात धन्यवाद। करते हैं और पुरी जी, हम उसका धन्यवाद। विरोध करते हैं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। नीरज जी, आप मुझे बताइए, नीरज जैन जी, कि अगर कांग्रेस अपना कोई प्रत्याशी डिक्लेयर करती है या अपोजिशन अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करता है, तो ऐसी स्थिति में मायावती की उपयोगिता उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर कैसी होगी? देखिए, पहली चीज़ तो है कि मायावती जी एक कोई छोटा मोटा कद नहीं है, बहुत बड़ा कद है। और मायावती जी के मुद्दे पर सबको एक होना चाहिए। ये 12% पूरा वोट, ये 32 और 3 पूरा 35, 12, 47% के लिए ये पूरी मशक्क़त चल रही है। किसी तरह से मायावती जी, जो आपने कहा उस बात में बहुत दम है ब्रजेश जी, कि मायावती जी राष्ट्रपति बन जाए और यहाँ से उनका लीडरशिप पूरी एक कमांड खत्म होकर ये फिर और ये OBC लोग के साथ- बांट लें आपस ये में। ओबीसी के साथ इंटैक्ट हो जाए। देखिए, पूरा इनका फोकस उस पर है। भाजपा भी लगी है, भाजपा को लगना चाहिए, फिलहाल तो सत्ता में है और देखते हैं वो क्या करती है। लेकिन अखिलेश जी के इस बयान से सीधा सीधा स्पष्ट ये हो रहा है, 32, 12, 44 शेष 3 अन्य के छोड़ के इनको हम माइनस करें। इसको फोकस करने के लिए इन्होंने इस मुद्दे को ये सर्व तो किया नया है। फार्मूला ले आए आप। हाँ, नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, फार्मूला नहीं है, एक यही इनकी सोच है, इसके अलावा कुछ अरे नहीं है। आलोक कुमार जी, नीरज जी ने तो जोड़ भी दिया 12% उधर, हम बता और रहे हैं 44 कि- पहुंचा। देखिए, इसके अलावा कोई और कारण ही नहीं। ओके, आलोक जी एक्सप्लेन करेंगे जी। ये ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश का ही राष्ट्रपति हो वो तब जरूरी होता जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला होता। अब जब राष्ट्रपति का फैसला होने वाला अगले महीने, तो उसके बाद कौन कौन से राज्यों के चुनाव हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या वहां मायावती जी का ओहरा है क्या। और जहां तक मैं देखता हूं कि नहीं के बराबर है। बाकी राज्यों में उनका उस ढंग से किया हुआ नहीं है। गुजरात में कहीं खड़ी नहीं दिख रही हैं, राजस्थान में कहीं नहीं खड़ी दिख रही हैं, देश के अन्य प्रांतों में नहीं खड़ी दिख रही हैं। तो मायावती का जो वोट का रिफ्लेक्शन राष्ट्रपति बनने के बाद उन राज्यों में भाजपा का उतना भला नहीं कर पाएगा जितना कि मायावती उत्तर प्रदेश में खड़ी रह करके और डट के खड़ी रह करके समाजवादी पार्टी का जितना नुकसान करती है, या उत्तर प्रदेश के राजनीति को विपक्ष के लिहाज से बाइपोलर बना के रखती है, वो जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके मददगार होगी उस मुताबिक काम में, उससे अगर कम मायावती मददगार राष्ट्रपति फील्ड में का। रहती हैं, सक्रिय राजनीति में रहती हैं, तो नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है। निसंदेह विपक्ष बिखरेगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा उससे। मतलब इस 12% का आप चाहते हैं कि इसमें भी बंटवारा हो जाए? 12% तो है ही, जो 32% है उससे मैं कह रहा हूं कि उसमें जितना छेद होगा, उसमें जितना बंटवारा होगा, वो 80 लोकसभा के सीट के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, वो भारतीय जनता पार्टी को और सकून देने वाला हो जाएगा। वो घबराहट जो थी अभी विधानसभा चुनाव के समय में, वो घबराहट Thank you, दूर हो आलोक जी। जाएगी जब उत्तर प्रदेश के मतदाता अलग अलग जगह पड़ेंगे। सतीश प्रकाश जी के किसी बिंदु पर कहे गए कथन पर एतराज जताया था सुनील साजन ने। मैं उन्हें मौका देता हूं कि अपने एतराज को रख दें। बताइए, बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं केवल ये कह रहा था ब्रजेश जी कि वो आजम साहब की बात कर रहे थे, तो आजम साहब के साथ समाजवादी पार्टी पहले दिन से है। मुक्त में बीजेपी लिखा रही है, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी। तो आप ये मत बताइए कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है। जो लोग अन्याय करने वाले हैं, ओमपुरी की पार्टी अन्याय करने अमित पुरी वाली जी, है, वो भी आज आजम साहब की चिंता कर रहे हैं। जी, अमित पुरी, सॉरी, माफी, अमित पुरी जी की पार्टी अन्याय करने वाली, जेल भेजने वाली।
भाई समाजवादी पार्टी न्यायालय नहीं है ना, हम लोग न्यायालय की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छे वकील कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, लगातार कर रहे हैं, तो इस पे क्यों आरोप लग रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि लोग समझ रहे हैं भाई बीएसपी। मैंने एक ही सवाल किया था कि बहन जी ने, माननीय बहन जी ने जो बयान दिया था चुनाव में, क्या उससे सतीश जी सहमत हैं कि भाई सपा को थैंक यू हराने के लिए सुनील जी, किसी की भी शुक्रिया, मदद कर आपको दो? पर्याप्त और समय किसी दिया में गया। कौन अब था? मैं अमित पुरी कुछ कहना चाह रहे थे मुझे आपके 5 सेकंड स्टेटमेंट पे, चाहिए। आता हूं आपके पास भी आता हूं। अमित पुरी जी 20 सेकंड, मैं एक ही चीज कह ओनली सकता हूं। 20 सेकंड। मुकदमे सही लिखे गए गलत लिखे गए ये तो न्यायालय फैसला करेगा। आप वकील तो कर सकते हो, लेकिन आप वकील बन के आजम साहब के विधायक दल का नेता चुनवाने में आप उन्हें वकील बनने नहीं बन सकते। अरे इतनी थोथली बातें करते हैं। मुकदमा आप लिखाओ, वोट उनका चाहिए, हाँ? वोट उनका और आप चाहिए। पैरवी कर रहे हो कि विधायक दल बाकी का सारी नेता बना चीजें दो। चाहिए। अरे वो नहीं थे, शिवपाल जी को बना देते। ओके, यस, तो उमाशंकर चाचा को तो थैंक यू रथ पे ना बैठने पुरी जी, दिया। शुक्रिया। उमाशंकर भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, आजम खान जी से जुड़ा मुद्दा इसलिए उछला क्योंकि उन्हीं के मीडिया प्रभारी ने अपनी पीड़ा अपने मीटिंग में कही थी, वो बात आप क्यों बाहर आई। इतना कंसर्न है आजम खान के लिए? और आपके नेता मिलने जाते हैं तो आजम खान जी मिलने से मना कर देते हैं। बाकी हमारी अच्छा, पार्टी एक- के भी नेता अब इस गए और डिबेट वो पे मिले, आता हूं। इस शिवपाल डिबेट- यादव जी भी गए, वो एक मिले। सवाल और है। आपकी पार्टी के नेता से एक नहीं मिले, सवाल और इसलिए ले लो। बात उठी। अंतिम सवाल है ये डिबेट का, और घूमकर हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अगर मायावती राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होती हैं, अगर होती हैं, तो कांग्रेस विरोध करेगी? देखिए अगर ये देखिए वहां तय होगा और शीर्ष नेतृत्व इस बात को तय करेगा। मैं इसको कहने में इंपावर्ड नहीं हूं। गुगली है, फंस गए हो। नहीं नौगल पार है, देखिए- निकल। देखिए ये लीडरशिप से ये प्रश्न थैंक होना यू, चाहिए बहुत मुझसे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।